नमस्ते दोस्तों, मैं मोरे वर्षा आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में लेखिका मनु भंडारी का परिचय दिया था, आज हम लेखिका मनु भंडारी की आत्मकथा जो एक कहानी यह भी है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए लेखिका की आत्मकथा देखते हैं। लेखिका मनु भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली से 2007 में प्रकाशित हुई है। आज तक इसकी 3 आवृत्तियां प्रकाशित हो चुकी हैं। वैसे इस आत्मकथा को स्वयं लेखिका ने इसे आत्मकथा कहने से इनकार कर दिया है। वह इस किताब को कहानी कहती है। यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, इसलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी यह भी रखा है। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है, जो मुख्यतः मेरे लेखकीय व्यक्तित्व और मेरे लेखन यात्रा पर केंद्रित है। अर्थात स्पष्ट है कि लेखिका की यह आत्मकथा उनके लेखकीय या लेखन जीवन पर आधारित है। लेखिका ने इस किताब को आत्मकथा न कहकर अपनी एक कहानी कहा है। फिर भी आज हिंदी साहित्य जगत में मन्नू भंडारी की आत्मकथा के नाम से ही यह किताब प्रसिद्ध है। इसे पाठक वर्ग आत्मकथा ही मानता है। हम इसे आत्मकथा न कहकर आत्म कहानी कह सकते हैं या आत्मकथा अंश कह सकते हैं। ठीक है, जैसे तटस्थता के साथ अपने निजी जीवन के अनुभव, दुख सुख, घटनाओं का वर्णन होता है, वैसे ही इसमें लेखिका के जीवन के अनुभव आए हुए हैं। लेखिका ने बड़े ईमानदारी के साथ पति और राजेंद्र यादव और उनके स्वयं के लेखन जीवन के बारे में लिखा है। अत्यंत स्पष्ट और उन्होंने सत्य जो लिखा है प्रमाण के साथ। हालांकि राजेंद्र यादव भी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, तो लेखक की ही पत्नी उनके बारे में क्या लिख रही है, साहित्य जगत में अगर यह आत्मकथा पढ़ी गई तो राजेंद्र यादव के जो पाठक वर्ग हैं तो उनके बारे में गलत सुन नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए लेखिका ने हर जगह पर राजेंद्र यादव के बारे में प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, इसके बाद लेखिका के इस आत्मकथा में 2 रूप आए हैं, जिसमें लिखने वाली मनु और जीने वाली मनु। वो स्वयं कहती है कि मैं लेखन शैली में जो लिखती हूँ वह अलग मनु है, और सही मायने में असल जीवन में जो जीती है वह मनु भंडारी अलग है। लेखिका ने इस आत्म कहानी को बिना काट छाट के लिखा है। वह कहती कि मेरे जीवन की यह एक कहानी है, तो मैंने उसे काट छाट करके बिल्कुल नहीं लिखा है। जैसी है वैसे मैंने लिखा है। जैसी परिस्थितियाँ, जैसी स्थितियाँ मेरे सामने प्रस्तुत हुई है, वैसी ही कहानी मैंने यहाँ पर लिखी है। जैसे शब्दशः उसमें थोड़ा सा भी बदलाव मैंने नहीं किया है। अब वह कहती है कि मेरा जो निजी जीवन इसमें आया है, उसके साथ ही मेरा लेखन जीवन भी जुड़कर आया हुआ है। आत्मकथा में लेखिका ने तत्कालीन साहित्यकारों के कुछ उनके जीवन में आए हुए प्रसंग भी बताए हैं। जैसे जैनेन्द्र है, कमलेश्वर है, मोहन राकेश है, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनके बारे में भी प्रसंग इस आत्मकथा में आते हैं। इस आत्मकथा की मुख्य नींव लेखिका के जीवन पर लेखन जीवन पर आधारित है, जिसके साथ आप जुड़कर तत्कालीन साहित्यिक मित्र या साहित्यिक कृतियों का लेखन, प्रकाशन, फिल्मांतरण, पटकथा लेखन, नाटक का मंचन इत्यादि भी बातें इसमें आती। लेखिका का बचपन का जो व्यवहार है या बचपन के कुछ प्रसंग भी इसमें आते हैं। और इसके बाद आत्मकथा में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन भी आता है। जैसे इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद देश में हो रहे दंगों का संक्षिप्त वर्णन भी इसमें आया है। 1947 के आज़ादी के बाद दिनों में जो देश में वातावरण था
उसमें बहुत सारे लोग मुस्लिम बांधव अपना घर छोड़ छाड़ के चले गए थे, लेकिन लेखिका के मोहल्ले का जो एक मुसलमान रंगरेज जो जा ही नहीं पाता, और जब बहुत दिनों बाद वापस आता है तो मोहल्ले की जो सारी स्त्रियां उसे सवाल करती हैं, तो एक उत्तर देता है। उत्तर में वह कहता है कि अपनी मिट्टी को छोड़कर कोई जा सकता है भला? अपनी माँ को छोड़कर कोई रह सकता है क्या? इससे ये स्पष्ट होता है कि मातृभूमि के प्रति कितनी भक्ति इस मुस्लिम बांधव में थी। अपनी मिट्टी को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता है, अर्थात लेखिका ने छोटी छोटी बातों को इसमें चित्रित कर अपनी मानवीय गुणों का परिचय दिया है। अर्थात छोटी, वो कहती है कि आपको ये पढ़ने में बहुत ही मामूली बातें लग सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ये है। लेखिका ने इस अपनी एक कहानी को एक जगह पर आत्मकथ्य भी कहा है। वह कहती है कि राजेंद्र और उनका जो विवाह है वो तो पहले प्रेम विवाह हुआ। उन्होंने जो स्वप्न शादी के पहले देखे थे, लेकिन वह शादी के बाद पूरे नहीं हो जाते। एक लेखक के साथ शादी करने के बाद एक लेखिका का जो जीवन संघर्ष है वो इस आत्मकथा में स्पष्ट आता है। वैवाहिक जीवन के बाद जो जो समस्या आने लगी, जैसे जैसे लेखिका सोचती गई और राजेंद्र यादव से अलग होने की बात करती गई, वैसे वैसे राजेंद्र यादव भी उस बात को टालते गए। अब इन प्रसंगों को लेखिका अपना संघर्ष बताती है, और संघर्ष उनका रहा भी है, और वह कहती है कि मैं जिस आत्म संघर्ष के कारण जी रही थी, और मेरी जो छोटी बच्ची थी रचना, उस बच्ची की भी जिम्मेदारी उठाने के लिए राजेंद्र यादव तैयार नहीं थे। लेखिका स्वयं कमाती थी और स्वयं घर की जिम्मेदारी उठाती थी। हालांकि राजेंद्र यादव इतना ही नहीं, राजेंद्र यादव तो लेखिका के सुख दुखों में भी साथ नहीं देते थे। घर में अगर कोई बीमार भी रह जाता तो राजेंद्र यादव अपनी जिम्मेदारी से भागते थे। लेखिका मनु भंडारी की यह आत्मकथा एक अंश मात्र है, लेकिन इसमें जिन जिन परिस्थितियों का वर्णन आया हुआ है उसमें लेखिका ने ये कहा है कि मैंने जितनी भी कहानियाँ लिखी, प्रसिद्ध कहानियाँ, जिसमें उनकी जो कहानी है स्त्री सुबोधनी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और लेखिका की बहुत ही प्रिय कहानी है वो। और वो कहती है कि मैंने अपने इर्द गिर्द चल रहे पात्रों पर ही कहानी ये रची है, जैसे मैंने अनुभव किया और वही जो देखा उसी को अपनी कहानी के माध्यम से उतारा है। इस कहानी के माध्यम से उनको बहुत प्रसिद्धि मिली, और अब इस आत्मकथा में उनके वैवाहिक जीवन के साथ लेखकीय जीवन भी आया है, जिसमें राजेंद्र यादव जो उनके पति हैं उनका भी व्यक्तित्व और कृतित्व इसमें आता है, और एक पति के रूप में राजेंद्र यादव किस तरह के थे या एक पत्नी के नज़र में राजेंद्र यादव क्या थे, इसका भी वर्णन इसमें हमें मिलता है। लेखिका अपने पति राजेंद्र यादव से आहत है, दुखी है, पर वह एक पक्ष को लेकर लिखती नहीं है। राजेंद्र यादव के गुण और दोषों को वह इसमें प्रकट करती है। लेखिका अपने पति का व्यक्तित्व तो लिखती है, लेकिन प्रमाण भी प्रस्तुत करती है। अपनी वैवाहिक जीवन में असफल रहे पति के चरित्र का रेखाटन करना आसान बात नहीं है, और ऐसे पति का जो उसी क्षेत्र में, लेखकीय क्षेत्र में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक है। ठीक है, उसके बाद लेखिका ने शादी के पहले जो स्वप्न देखे थे वह शादी के बाद टूट जाते हैं। एक लेखक की पत्नी बनने का गर्व महसूस करना चाहती थी, साथ ही एक प्रसिद्ध लेखक के साथ रहकर अपने ही लेखन को सजाना संवारना चाहती थी। उन्हें लगता था कि लेखक के साथ जीवन बीतेगा तो एक से बढ़कर एक अच्छी और मौलिक रचनाएं या कृतियों का निर्माण होगा, जिससे साहित्य सृजन भी आगे बढ़ेगा। किंतु सब इसके विपरीत होता है। जब लेखक एक पति बनता है तो एक पत्नी के नाते वह अपने अधिकारों की आशा तो रखती है। जब निराशा हाथ आती है
तो वह नाराज हो जाती है, राजेंद्र से अलग होने का निर्णय लेती है और संबंधों में अलगाव, शब्दहीन संवाद, निराशा आ जाती है तो संबंध टिकते नहीं है। उसी तरह राजेंद्र यादव और मनु भंडारी का 35 वर्षों का वैवाहिक जीवन टूट जाता है, अलग हो जाता है। राजेंद्र के बारे में वह कहती है आत्मकथा में, राजेंद्र की हरकतें मुझे तोड़ती थी तो मेरा लेखन, उससे मिलने वाला यश मुझे जोड़ देता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा लेखक निर्जीव और निष्क्रिय होता गया, मेरे भीतर की स्त्री सजीव होती चली गई। अपना पूरा वजूद पाते ही उस स्त्री के लिए न साथ रहना संभव रह गया था, न संबंध को निभाना संभव था। इसलिए ये रिश्ता या ये संबंध टूट गया। लेखिका ने इस आत्मकथा को जो शीर्षक दिया है, एक कहानी, यह शीर्षक सार्थक है क्योंकि इसमें लेखकीय जीवन की ही कहानी उनकी प्रस्तुत हुई है। इसके बाद इस आत्मकथा में एक विशिष्ट बात यह है कि महत्वपूर्ण एक विषय, एक ही भाषा, एक ही क्षेत्र में लिखने वाले दो लेखकों की कहानी इसमें आती है, जिसमें साथ ही जो दो लेखक एक ही घर में रहने वाले हैं। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा होगा जहाँ पर एक ही विधा में, एक ही भाषा, एक ही घर में लिखने वाले दो पति पत्नी एक ही विषय को लेकर लिख रहे हैं, स्त्री विमर्श को। अर्थात इस आत्मकथा में राजेंद्र यादव और मनु भंडारी, जो दोनों भी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं, इनकी कहानी इस आत्मकथा में आती है। एक पति के रूप में राजेंद्र यादव और एक पत्नी के रूप में मनु भंडारी किस तरह की हैं, हमें इस आत्मकथा को पढ़ने के बाद पता चलता है। अब इस आत्मकथा के जो निष्कर्ष हैं, उसमें उनका जो बचपन का जीवन है अत्यंत सुशील, सौम्य स्वभाव की लेखिका, सरल, जो स्कूल के ज़माने में ही आज़ादी के दिनों का जो संघर्ष है उनका, आंदोलन करना, हड़ताल करना, क्रांतिकारी बन जाती है। उसके बाद पारिवारिक जीवन भी है उनका, अपने पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव उन पर होता है और वह साहित्य की ओर उनकी रुचि बढ़ जाती है। साहित्यिक मित्रों से संबंध भी उनके बहुत रहे हैं। उसके बाद लेखन क्षेत्र का संघर्ष है। लेखन क्षेत्र के लिए नहीं, आपका बंटी लिखने के लिए उनको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा और हॉस्टल में रहकर उन्होंने ये उपन्यास पूरा किया। मानसिक तान तनाव का संघर्ष भी उनका रहा है। और उसके बाद एक वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन की जो टकराहट है वो भी इस आत्मकथा में आती है। इसके बाद अब लेखिका ने जो आत्मकथा लिखी है वो पूरी जीवन की कहानी न होकर सिर्फ उनके एक लेखन को लेकर, ज़्यादातर कहानी को लेकर रचा गया। उनके कहानियों का निर्माण किन किन पत्रिकाओं में छपते थे और कैसे कैसे उनको प्रसिद्धि मिली, इसका ही चित्र इसमें आया हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं रुकती हूँ और आने वाले समय में लेखिका मनु भंडारी का एक नाटक और एक उपन्यास आपका बंटी और महाभोज, इस पर मैं जल्द ही वीडियो लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए रुकती हूँ।